हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेंथ मतलब ताकत के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी चीज है कि आपने चाहे बाहर वाली दुनिया में चाहे अंदर वाली दुनिया में, जिसको स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं, कुछ भी करना है तो उसके लिए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल मेंटल हेल्थ, और मैं ज़्यादा सही तरीके से कहूँ तो स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल दोनों में। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो ये बात तो हमको सीधा सीधा दिखती है ना कि हम बाहर से कुछ भी करने जाते हैं, चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। और अगर फिजिकल या मेंटल दोनों स्तरों पर किसी में भी हमारे पास उतनी ताकत नहीं है जो चैलेंजेस आगे से आ रहे हैं उनको झेलने की, तो हम मार खा जाएंगे। इसलिए ताकत एक ऐसी चीज है जो ताकत एंड करेज मेनली, ताकत चाहे ना हो फिर भी चल जाता है, क्योंकि करेज अगर हो फिर वो करेज अपने आप वो ताकत ले आता है बंदे में। तो इसलिए करेज किस चीज को करने का वो आपको डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि कुछ भी आप करोगे, ठीक है, आपका कोई भी एम है कि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, कईयों को होता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, कईयों को होता है कि मैंने अपने करियर में बहुत ग्रोथ करनी है, कईयों को ऐसा होता है कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है। कुछ भी आपका एम हो सकता है, कुछ भी करना है, तो चैलेंजेस तो आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैलेंजेस से आप बच नहीं सकते, और चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस को तो आप तभी मात दे सकते हो अगर आप में करेज है, करेज एंड क्लैरिटी। करेज भी एक तरह से क्लैरिटी से आता है कि हम में इतनी क्लैरिटी हो कि जो हम करना चाहते हैं वो हम करना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि करेज को, एक चीज जो करेज को कम करती है वो क्लैरिटी भी होती है। अगर हमें क्लैरिटी ना हो किसी चीज के बारे में तो हम उस चीज से पीछे हट सकते हैं, और पीछे हट भी जाते हैं। तो जैसे कबीर साहब कहते हैं, माया मिली ना राम, तो हम एक द्वंद में फंस जाते हैं और हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ठीक है, इसलिए करेज एंड उस करेज के लिए माइंड की क्लैरिटी होना कि हम जो करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं, और जो भी चीजें हमारी उस ताकत को कम करती हैं, जो उस ताकत हमको डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, बहुत ही वो बेवकूफ लोग होंगे कि जिनको अभी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ताकत क्या, मन की शुद्धि होनी चाहिए, बंदा मन से साफ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सभी किताबी बातें हैं। मेनली बात यही होती है कि आप में ताकत डेफिनेटली होनी चाहिए। स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। आपने बाहर वाली दुनिया में कुछ करना है या अंदर वाली दुनिया में। जैसे कबीर साहब ये भी कहते हैं कि आपके जो धर्म है वो कमजोर दिल के आदमी के लिए नहीं है। अगर आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल लीडर को सुनो, क्योंकि आजकल पखंडी बहुत है, आजकल और पिछले जमाने से चलते आ रहे हैं, आज भी है, जो धर्म के नाम पे पखंड बहुत करते हैं और उनको ही ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो ऐसे पखंडियों को अगर हम छोड़ दें, जिन्होंने असली स्पिरिचुअल बातें की हैं, उनको अगर आप सुनो तो डेफिनेटली वो ये बात समझाते हैं, और अपने लाइफ में ये बात उन्होंने करी भी है कि करेज उन्होंने दिखाया है। करेज इज वन थिंग कि उस पे कोई असली स्पिरिचुअल आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। क्योंकि किसी की भी आप कहानी उठा के देख लो, जैसे गुरु नानक देव जी जो है, उनका ये नजर आता है कि हाँ वो तो अहिंसक आदमी थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, राइट। पर अगर आप उनके जीवन को देखो तो उन्होंने बड़े बड़े
जो महाराजा थे उस टाइम के, उनके साथ पंगा लिए, जो चाहे फिजिकल वायलेंस नहीं किया, पर ऐसे लोगों से पंगा लेना जो मतलब अपने हुक्म पे कितनी भी लाशें बिछा सकती हैं, उनसे पंगा लेना, ये अपने आप में कितना बड़ा करेज है। आम लोग क्या, एक बहुत ही करेजियस आदमी भी ऐसा पंगा नहीं ले सकता जैसे पंगे उन्होंने लिए। तो चाहे फिजिकल वायलेंस नहीं करी, पर करेज एक ऐसी चीज थी कि जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। करेज तो चाहिए था, उस पे कॉम्प्रोमाइज किसी भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर ने, जैसे जीसस क्राइस्ट हमको लगता है कि हाँ वो तो बहुत ऐसे शांति पसंद थे, ऐसे थे वैसे थे, बिल्कुल थे शांति पसंद। उन्होंने हमको लगता है कि कोई हिंसा नहीं करी, तो बहुत ही मतलब ऐसे है ना वो आदमी थे, तो डेफिनेटली ये है। पर करेज एक ऐसी बात है कि उस पे उन्होंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाया, क्योंकि ये बात कि सूली पे टांगा जाना और फिर कीलें गाड़ी जानी अपने शरीर में, ये तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आप में एक लेवल का करेज हो। उसके बिना ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती। हाँ, फिर जब किसी को लगता है उसकी समझ से के हिसाब से कि उसको वॉयलेंस का रास्ता भी अपनाना चाहिए, राइट, सही काम के लिए, तो वो अपनाते भी हैं स्पिरिचुअल लोग। तो ये डिपेंड करता है कि उस आदमी को क्या लगता है जो वो वाला रास्ता अपना रहा है। वो वॉयलेंस का रास्ता अपना रहा है तो ठीक है, नहीं अपना रहा तो ठीक है। पर करेज एक ऐसी चीज है, करेज स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जिसपे कोई भी स्पिरिचुअल आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि चैलेंजेस जो है वो आएंगे और उनको काउंटरैक्ट करने के लिए करेज एंड स्ट्रेंथ वो चाहिए ही चाहिए। तो हमारी जिंदगी में हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज ना करें अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जिससे हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ कम हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर कोई ऐसी चीज हमको करनी पड़े कि जिससे शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ कम हो रही हो पर लॉन्ग टर्म बढ़ जाए, देन वी शुड चूज शॉर्ट टर्म डिसप्लेयर ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। हमें जैसे मान लीजिए हम कोई डंबल उठा रहे हैं, राइट, तो शॉर्ट टर्म में तो हमको दर्द महसूस हो रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ है। किसी को किसी सब्सटेंस एडिक्शन है या कोई भी बिहेवियरल एडिक्शन है, तो शॉर्ट टर्म में जब वो अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर रहा होगा तो उसको नींद नहीं आएगी, उसको अंदर से बहुत ही बुरी फीलिंग आएगी, राइट। वो हर एक ऐसी चीज कर रहा है, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, बहुत ही ऐसी चीजें उसके साथ हो रही हैं जो शॉर्ट टर्म उसको ये एहसास दिला रही है कि तेरी ताकत कम हो रही है। बट अगर वो अड़ा रहा, उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म ये मेरे को नुकसान पहुंचा रही है, इट्स ओके, बट ये मेरे को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दे रही है, तो वो उस चीज पे अड़ा रहकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को गेन करेगा, फिर लॉन्ग टर्म माइंड की क्लैरिटी को गेन करेगा, उससे उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज जो हमको शॉर्ट टर्म में चाहे नुकसान पहुंचा रही है, राइट, डंबल उठाने हैं या किसी बात की आपको एडिक्शन है, ठीक है, एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस एडिक्शन नहीं होती कि सिगरेट की एडिक्शन है या अल्कोहल की है या किसी भी बिहेवियरल एडिक्शन भी होती है कि किसी चीज को किए बिना हम रह नहीं सकते, फिर उस चीज पे हमको काबू पाना है, राइट। मान लीजिए मोबाइल चलाने की आदत, ठीक है, तो उसको चलाए बिना हम रह नहीं सकते, पर हमको पता है कि हमको इस चीज से छुटकारा पाना है, तो जब उससे छुटकारा पाने लगेंगे हम, तब हमको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नींद भी जाएगी, ये बहुत अलग अलग चीजें हमारी फिजिकल
बॉडी में ट्रिगर होंगी, हमको पेन देंगी, वो पेन फिजिकली महसूस भी हो सकता है। बट अगर हम उस चीज को ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म में हमको बहुत ही ये ऐसी फीलिंग दे रहा है कि बहुत ही वो ऐसी है कि कई बार ऐसा भी लगता है लोगों को कि मैं मर ही ना जाऊं, इतना मेरे को अजीब लग रहा है। बट फिर जब कोई अपनी समझ के हिसाब से उस तकलीफ वाली फीलिंग से जूझता है, उसको सहता है, विलिंगली सहता है, अपनी मर्जी से सहता है, तो वो तभी सह पाता है जब वो इस बात का ज्ञान ले पाता है कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे को हेल्पफुल है। और ये ओवरऑल अगर ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एंड कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेनिफिशियल चीज है इस पीड़ा को सहना। तो वो उस पीड़ा को सहता है। डंबल उठा रहे हैं, दर्द हो रहा है, सभी बॉडी बिल्डर, सभी जिम जाने वाले ये बात समझते हैं कि दर्द होता है, बट फिर भी वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसी चीजों को तो हमेशा प्रेफर करना चाहिए। जब भी कंफ्यूजन हो कि हम कोई भी काम करें या ना करें, तब हमको इस बात का देखना चाहिए कि ये कौन सी चीज है, शॉर्ट टर्म में अच्छा लगाने वाली एंड लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने वाली है, या शॉर्ट टर्म में दर्द देगी बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो इस बात को देख के हम सही डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि करेज के रास्ते में और ताकत, स्ट्रेंथ के रास्ते में एक बहुत ही बड़ी रुकावट जो बनती है वो होती है कंफ्यूजन, इनडिसीजन, कि हम किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमारा दिल कुछ और करे, दिमाग कुछ और करे। तो जब ये वाली स्थिति आ जाती है, ये बंदे को फिजिकली एंड मेंटली बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। और जितना टाइम और जितनी इंटेंसिटी के साथ वो इस फीलिंग के साथ रहता है, वो उतना ही कमजोर होता रहता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस फेज से हम बाहर निकलें। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो जब हम अपने दिमाग की सुनते हैं फिर हमको एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, फिर हम नुकसान में रहते हैं कंपैरेटिवली कि जब हम अपनी दिल की सुनते हैं। जब हम अपनी दिल की सुनते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको अनकॉन्शियसली हमको खुशी दे रही होती है एंड प्रोबेबली लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दे रही होती है। उन चीजों को हम अगर नजरअंदाज कर देते तो दिमाग से चाहे हम सही डिसीजन भी ले लें, पर हम दुखी रहते हैं और वो दुखी रह के हम अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इसकी बजाय अगर हम दिल की सुने तो वो चाहे हमको समझ नहीं आ रहा कि हमको ये डिसीजन क्यों लेना चाहिए, पर दिल हमारा कह रहा है कि ए और बी में से ए डिसीजन जो है, ए हमारा दिल कह रहा है कि ए डिसीजन को ले लो तुम, तो ए को ले लो। हो सकता है कि उतना सुख ना प्राप्त हो ए डिसीजन देके, बट ओवरऑल माइंड की सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार कोई बात, चाहे उस डिसीजन पे जाके बाद में वो डिसीजन गलत भी साबित हो, पर जो एक मन की सेटिस्फेक्शन रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने दिल की सुनेंगे, जब आप अपने दिमाग की सुन के कोई डिसीजन ले लेते हो, तो चाहे वो डिसीजन आपको जो मेटीरियलिस्टिक सुख जो है वो दे आपको, क्योंकि दिमाग जो है, दिमाग ज्यादातर उन चीजों की तरफ भागता है जो हमको मेटीरियलिस्टिक सुख देती है। अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, दिमाग मेटीरियलिस्टिक सुख जो है उनकी तरफ भागता है और वो हमें प्रेरित करता है कि हम ये वाला डिसीजन लें, बी डिसीजन, राइट, ए डिसीजन दिल वाला, बी डिसीजन दिमाग वाला। तो अगर हम दिमाग वाला डिसीजन लेते हैं, वो हो सकता है कि हमको मटेरियलिस्टिक सुख ज्यादा दे, बट ओवरऑल माइंड की जो खुशी है वो हमको नहीं देता। हो सकता है दिल की सुन के बाद में हमको लगे कि हमने ये डिसीजन सही नहीं लिया था,
बट एक अंदर से सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमने यह दिल की सुनी है। और जो अनकॉन्शियस खुशी होती है दिल वाली बात में, उसको नजरअंदाज करके हम बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। तो कंफ्यूजन जब भी हमको, देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी, हमको अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ी गलती हमको दिख रही हो कि हो सकती है, अनटिल अनलेस ऐसा है, तो उस एक्सेप्शनल केस को छोड़ के मुझे लगता है कि हमको दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि जो दिल की बातें होती हैं वो हो सकता है किसी और के लिए बुरी हो, बट हमारे लिए, हमारी नेचर और हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ओवरऑल हमारे लिए अच्छी साबित होगी। हर एक बंदा, उसके लिए हर एक डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। समाज की जो एक बनी बनाई रूल बुक है, वो आपके दिल के डिसीजन को डेफिनेटली गलत कह सकती है, राइट। समाज को सही या गलत से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। हमको हमारा स्कूल और जो बड़े हैं, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन ये सिखाता रहता है कि हाँ, कि ये नियम है जो समाज ने, राइट, अपनी रूल बुक में, अनसेड रूल बुक में लिखे हुए हैं, राइट, कि इन नियमों का अगर पालन करते जाओ तो तुम सुखी रहोगे, इन नियमों की उल्लंघना करोगे तो तुम दुखी होगे। तो उन नियमों को टिक करने के बजाय आप ये देखो कि आपको क्या सही लगता है। वन साइज डजंट फिट ऑल, ठीक है। एक ही साइज का कपड़ा अगर हो तो वो पतले के लिए भी ठीक नहीं है, मोटे के लिए भी ठीक नहीं है, बस उस साइज के लिए ठीक है। वो जो समाज की रूल बुक है वो हो सकता है किसी एक आदमी के लिए तो ठीक है, पर समाज के लिए वो ओवरऑल ठीक नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि वो रूल बुक बनी क्यों है? क्योंकि ओवरऑल समाज को बनाए रखने के लिए वो ठीक लगती है, ज्यादा कायोस नहीं पैदा होता उससे, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो उससे कायोस पैदा होता है, बट शॉर्ट टर्म में उससे कायोस पैदा नहीं होता। इसलिए समाज को लगता है, समाज के लोगों को लगता है कि ये रूल बुक सही है। बट जो भी आदमी थोड़ी सी भी समझ रखता है, जो भी आदमी सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे चलता है, अपनी थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना शुरू करता है, उसको ये समझ आ जाता है कि समाज एक बहुत ही लीचड़ तरीके के रूल के हिसाब से चलता है और समाज के नियमों का पालन करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़ा अचीव करना है, चाहे अपनी थिंकिंग को बहुत ऊपर लेके जाना, वो इस बात को समझ जाता है कि समाज एक बहुत ही बेवकूफ़, अगर समाज कोई एक इंसान हो तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, और जो समाज के नियम और कायदे हैं वो बहुत ही लीचड़ और गिरे हुए हैं। इसीलिए अगर आप हो सके, जितना हो सके, समाज के मुंह पे थूकोगे, देन इट्स बेटर। क्योंकि समाज और समाज के जो नियम है वो, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हमको जैसे बताया गया था कि वो आपके भले के लिए है, तो ये गलत है। समाज के नियम आपके भले के लिए नहीं है। समाज को आपके भले से कुछ लेना देना नहीं है। समाज को बस इस चीज से है कि समाज सही चलना चाहिए। एक लेवल ऑफ पीस जो एस्टेब्लिश्ड है, एक लेवल, अच्छा पीस नहीं है वो, इट इज नॉट पीसफुल, बट एक लेवल ऑफ पीस जो है वो मेंटेन रहे। जैसे जब सती प्रथा थी, तब जब लेडीज को झोंका जाता था आग में, राइट,
हमको आज पता है कि ये कितना बड़ा गलत था, पर उस समाज के लिए ये सही था। ठीक है, तो समाज वो चीजें मानता था, और हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें भी बहुत ऐसी चीजें जो गलत है। हम उन बातों को बहुत ही मान के बैठे कि डेफिनेटली ये तो होता ही है, बट आगे अगर हमसे समझदार इंसान अगर पैदा हुए तो वो देखेंगे कि हमारे पुरखे जो थे वो कितनी ही बेवकूफ बड़ी बातों पे चलते थे। वो तभी हो पाएगा कि अगर कुछ लोग इस बात की रियलाइजेशन करने लगे कि समाज पहले बुरा था, अब भी बुरा है और आगे भी बुरा रहेगा। हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो इसमें गलत बातें हैं उनको फॉलो ना करें। समाज ऐसा नहीं है कि समाज की सभी बातों को नकार दे। कुछ बातें सही भी होंगी, डेफिनेटली कुछ बातें सही होगी। जैसे किसी बुरे इंसान में कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वैसे हमारे समाज में भी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, बट वो क्वालिटीज इतनी ही अच्छी हैं जैसे एक बुरे इंसान में अच्छी क्वालिटीज होती हैं। वैसे ही समाज में कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, बट ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज की हर बात को नकारने लगते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे होंगे कि वो शायद हमसे बर्दाश्त ना हो पाए, और शायद कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हों। हालांकि ये बात उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो मैंने पहले की। मैंने पहले स्ट्रेंथ की बात की है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि उसको बर्दाश्त कर पाओ। हो सकता हो, ठीक है, हो सकता हो, बट हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हों कि उसको, उस चीज को हम ना करें तो देन इट्स बेटर। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम हो, ठीक है, और किसी का मन करे कि मैं कपड़े उतार के सैर करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। बट बात ये है कि समाज ने जो एक रूल सेट किया हुआ है उसके हिसाब से फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि हो सकता है कि लोग उसको, उसकी मॉब लिंचिंग ही कर दें, ठीक है, उसको मार ही दें, राइट, पीट पीट के, उसको सजा बहुत भयंकर वाली हो जाए, उसको मेंटल असाइलम, पागल खाने में जमा करना पड़े, लोग जमा कर दें उसको। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो समाज के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने के लिए आप तैयार हैं। जैसे जो नागा साधु हैं, वो बिना कपड़ों के रहते हैं, राइट, बट फिर वो इस कंडीशन में रहते हैं, वो ऐसे एरिया में रहते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। फिर ऐसी महिला सेंट्स भी हुई हैं। एक बहुत ही पॉपुलर महिला सेंट है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हिंदुइज्म में है, जो बिना कपड़ों के रहती थी। तो आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, राइट, कि अगर आप उस रास्ते पे चलते हो। जैसे कुछ लेडीज हैं, वो अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हालांकि उनका रेल्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो वुमेन सेंट थी, उसकी जो थिंकिंग पैटर्न थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट एंड से। तो ये जो है, ये भी फिर जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, राइट, जैसे मैं आपको मैंने बताया कि कुछ वुमेन जो है वो अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करती है, तो उसको फिर जो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं इसलिए करती है, बट फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसको भुगतने के लिए फिर वो तैयार हो, राइट। हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए हम तैयार हो, और हम इस बात को भी जाने कि क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं, वो टास्क ऐसा है कि हम उसको करें, और उस टास्क को करके जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो वर्थ इट ना हो। जैसे मान लीजिए गर्मी में हमको गर्मी ज्यादा लग रही है, बट हमको समझ आए कि
कपड़े उतारना जो है, राइट, खुले में कपड़े उतारना, इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दे आर नॉट वर्थ इट कि हम इतना बड़ा रिस्क लें। ठीक है, इतना बड़ा रिस्क लें, दीज आर नॉट वर्थ इट। तो इस रूल को ओबे करके कुछ और रूल जो ओवरऑल सोसाइटी के भला करें, उन रूल्स को हम तोड़ना शुरू करें तो देन इट्स बेटर। जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती की प्रथा को खत्म किया, उन्होंने इस रूल को नहीं किया कि हाँ समाज ये वाली चीजें कहता तो मैं ये ना करूं वो ना करूं। उन्होंने देखा कि जो लार्जर गुड है वो इस बात पे कम निर्भर करता है कि मेरे को किस चीज से बेनिफिट है या नहीं। उन्होंने इस बात का देखा कि जो लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं इस चीज के प्रति प्रोटेस्ट करूं जो ये गलत हो रहा है। तो उसके प्रति प्रोटेस्ट करने में जो ओवरऑल सोसाइटी का गुड था, उन्होंने देखा दैट इट्स बेटर कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैं भुगतूं, तो देन इट्स बेटर कि मैं सिर्फ इसी बात पे ध्यान दूं कि मुझको क्या सही लगता है, उस हिसाब से फिर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाऊं, राइट। तो सिर्फ उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय ने, तो देन इट्स बेटर कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट भी जब जा रहे हो तो अगर लार्जर गुड आपके सामने है तो देन इट्स बेटर। तो फिर उसके लिए जो उसका अल्टीमेटम है वो यही है कि आप अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, वो उसका एपिटोम, उसका हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट किसी भी अच्छी चीज का वो यही होता है। और असली में ट्रू सेंट वो ही होता है, चाहे वो वॉरियर हो या कोई भी हो, राइट। जो बड़ा से बड़ा मुकाम वो यही होता है कि आप लार्जर गुड को ध्यान में रखते हुए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। वो एक मेरे ख्याल से हमारा एक अल्टीमेट एम होना चाहिए कि क्या हम उस चीज पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, कि हम एक लार्जर एम अपने सामने रख पाए और फिर अपने आप को इतना ताकतवर बनाते रहे बाहर से भी अंदर से भी कि हम उस लार्जर गुड के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। दिस शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी का, हर एक बंदे का ये अल्टीमेट एम होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिसके लिए बंदा अपनी जान दे सके। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए तो उसको वो परस्यू करे, और अगर बाद में लगे कि इससे बेहतर भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, तो वो उसको परस्यू करे। पर ये होना चाहिए कि ओवरऑल गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ओवरऑल गुड ऑफ द वर्ल्ड, ये ध्यान में रखते हुए किसी चीज के प्रति पैशन महसूस करके बंदा उसके लिए अपनी जान दे सके। दिस शुड बी द एपिटोम। इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप इस बात को, आपका एम होना चाहिए ये वाली बात अचीव करनी, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप अपनी जान दे पाओ। बस ये वाली चीज की तरफ जब आप बढ़ने लग गए तो फिर वो आपको अपने आप प्रेरित करेगी गलत रास्ते पर ना जाने के लिए और सही रास्ते पे रहने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ कि मैं सही रास्ते पे जाता रहता हूँ, बट फिर नेचर या भगवान, कुछ भी आप कहो, वो आपके टेस्ट लेगी, राइट, एट रेगुलर इंटरवल्स। टेस्ट लिया, पास हो गए। जैसे हमारा एक सिस्टम सेट हुआ स्कूल का, वैसे फर्स्ट में पास हुए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ऐसे नेचर जो है वो, अगर जब आप सही रास्ते पे चलते हो आपका एग्जाम लेती है, राइट, आपका एग्जाम लेती है, हो गए पास, ओके गुड। अब फिर उससे टफ एग्जाम, उसमें हो गए पास, उससे टफ एग्जाम, उसमें हो गए उससे टफ एग्जाम। तो ऐसे नेचर आपके एग्जाम लेती रहती है।
और बढ़िया तो ये है कि आप सभी एग्जाम्स में पास हो जाओ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, पर फिर हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपने रास्ते पे वापस लौट आए और सही रास्ते पे वापस लौट आए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उन लोगों का होता है जो गलत रास्ते पे चलते हुए भी फेल ना हो, राइट? जैसे मान लीजिए औरंगजेब, राइट? या और कोई बड़ा जालिम आप कह सकते हैं, हिटलर जैसे। उन लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जो गलत रास्ते पे चलते हुए भी फेल ना हो पाए, क्योंकि उससे उनको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि वो गलत रास्ते पे है। जो भाग्यशाली है लोग, उनको परमात्मा जो है वो सही टाइम पे फेल करके इस बात का एहसास दिला देता है कि तू गलत रास्ते पे है और सही रास्ते पे वापस आ जा। बट क्यों, कब, कैसा होता है, इसका अल्टीमेट जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो एक अंदाजा ही है। उससे आगे जाना जो है, एग्जैक्ट उस चीज का पता लगाना, इट्स नॉट इन अ रेल्म। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि सच के पास पहुंचने की हम कोशिश कर सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, बट एग्जैक्टली बुल्स आई पे हिट करना वो हमारे बस में नहीं है। बट हाँ, उस बुल्स आई सेंटर पे जाने की पूरी कोशिश करते रहना, वो हमारा मकसद डेफिनेटली होना चाहिए। और उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईएस्ट थिंग वही होती है कि बंदा बड़े से बड़ा एम ढूंढ के उसके लिए फिर कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, तो वो है जैसे जो भगत सिंह है। चाहे उन्होंने एक बुक लिखी है वाई आई एम एन एथिस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पे उन्होंने एक बुक लिख दी, बट अगर हम ध्यान से उनको देखें तो बहुत ही बड़े आस्तिक है। हाँ, अगर आप दुनिया, जो समाज ने एक रूल बुक सेट की हुई है कि यस दिस इज, ये है रूल, ये है आस्तिक होना का रूल, फर्स्ट रूल दिस, सेकंड रूल दिस, थर्ड रूल दिस, फोर्थ रूल दिस एंड कंटिन्यू, अगर आप उस रूल बुक के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत बड़े नास्तिक हैं, मानता हूं मैं। बट अगर जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उन्होंने जिस चीज का प्रचार किया उस रूल बुक के हिसाब से देखें, तो फिर वो बहुत ही बड़े आस्तिक है, बहुत ही, फिर वो एक बहुत ही बड़े महापुरुष है, बहुत ही बड़े आस्तिक है, एक भगवान के बराबर है, राइट? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज जो उनको बहुत ही बड़ी लगी, फॉर अ लार्जर ह्यूमैनिटी, उन्होंने उस चीज के लिए अपनी जान दे दी। और इससे बड़ी चीज, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कोई हो नहीं सकती। तो महापुरुषों की हम अगर रूल बुक को देखें तो डेफिनेटली उसके हिसाब से वो एक बहुत ही बड़े महापुरुष है। हाँ, ये बात जरूर है, जो समाज ने, जो पाखंडियों ने एक रूल बुक सेट करी हुई है, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, उसके हिसाब से देखें तो वो नास्तिक है। ठीक है, नास्तिक डेफिनेटली, वो जैसे उन्होंने खुद किताब लिखी है वो नास्तिक, पर सिर्फ समाज के हिसाब से, सिर्फ पाखंडियों के हिसाब से, सिर्फ उनके हिसाब से जो बाहर से दिखाते हैं। हाँ हाँ, हमसे बड़ा आस्तिक तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा धार्मिक आदमी कोई है ही नहीं, जो बाहर से ऐसा दिखाते हैं, उनके हिसाब से तो वो नास्तिक है ही, उसमें कोई शक नहीं। तो अगर इस बात को पहचानना पड़े कि कोई कितना आस्तिक है असली में या नास्तिक है, तो वो इसी बात से देखा जाएगा कि वो जो अल्टीमेट एम होता है किसी भी महापुरुष का, किसी भी इंसान का, उसके वो कितना करीब है। अगर वो उसके ज्यादा करीब है कि मतलब उसने कोई ऐसी चीज ढूंढ ली है कि जिसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, और जो कुदरत, नेचर,
उसके टेस्ट ले रही है टाइम टाइम पे, उस पे वो खड़ा उतर रहा है, तो फिर वो बंदा उतना ही बड़ा महापुरुष है और उतना ही बड़ा सही मायनों में वो आस्तिक है। पर अगर कोई बस बाहर से उसने ऐसा लिबास धारण कर लिया, जैसे पाखंडी का सबसे जो बड़ा हथियार होता है लोगों को अपने पीछे रखने का, वो यही होता है कि बाहर से ऐसा लिबास बना लेता अपना कि सामने वाले को लगता है कि हाँ, जो आस्तिक लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए ये भी आस्तिक ही है। अंदर की उसकी गहराई को वो ज्यादातर लोग निगलेक्ट कर पाते हैं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो उस चीज को देख पाए। तो अगर वो उस चीज से दूर है कि वो किसी चीज के लिए अपनी जान नहीं दे रहा, राइट, उतना डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा नास्तिक है, फिर वो एक बहुत ही बड़ा पाखंडी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सबसे जब भी हम किसी रास्ते पे चलते हैं, अब सबसे बड़ी जो अड़चन आती है वो यही होती है कि हम दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक कारण होती है बंदे को कायर बनाने के लिए। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए, और क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ तो मैं लोगों को, अपने कुछ फ्रेंड्स को इस चीज से बाहर निकाल पाया हूं जब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, उनको उनकी कंफ्यूजन से बाहर निकाल पाया हूं। उसका ये रीजन है क्योंकि मैंने ये चीज फील करी हुई है कि जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है तब उसके साथ वो ही होता है, जैसे कबीर साहब ने कहा, माया मिली ना राम, कि उसको कुछ भी नहीं मिल पाता, ना इधर का ना उधर का। तो चाहे आप दिल का डिसीजन लो चाहे दिमाग का, पर एक ले लो और उस पर डटे रहो बस। हालांकि मैंने बताया कि मुझे अपनी समझ से ये लगता है कि दिल वाला डिसीजन सही होता है, बट मुझे भी 100% नहीं पता, मैं गैस लगा। बट इस बात का थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है कि आप उन दोनों में से कोई एक डिसीजन लेके उस पर अड़े रहे तो देन इट्स बेटर। चाहे आप दिमाग वाला डिसीजन ही क्यों ना ले, पर उस पर आप डटे रहे, फिर आप पीछे मुड़ के ना देखें तो इट्स बेटर। क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब फिर से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो। और अगर पीछे मुड़ के आप देखे हो और फिर कंफ्यूज हो गए हो तो एक डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लो। कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जो आपको कायर बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कायर आदमी का ना बाहर वाली दुनिया में ना अंदर वाली दुनिया में कोई भी होता है, वो अपना खुद ही नहीं होता, वो अपना खुद का सका नहीं होता, तो कोई और उसका सका कैसे होगा। कायरता जो है, इससे जितना हो सके हमें दूर भागना चाहिए। और ऐसी चीजें जो हमको ताकतवर बनाती हो, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करना, ऑनलाइन यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखना जो हमको मेंटली अच्छा बनाए, ऐसी चीजें करना जो ओवरऑल भी बाहर वाली दुनिया में भी, राइट, ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल और डिसीजंस ऐसे लेना जो हमको ताकतवर बनाए, ना कि डल बनाए। कुछ जंक फूड खा लिया, सारा दिन बेड पे लेटे हुए हैं, मोबाइल ही देख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, राइट, ऐसी चीजें जो हमको कमजोर बना रही हैं, उनसे हमको दूर भागना चाहिए और ताकतवर बनना और एक एपिटोम हासिल करना कि कुछ ऐसी चीज ढूंढ लेना कि जिसके लिए आप अपने आप को ताकतवर बनाना आपके लिए प्रेरणा बन जाए, ताकि आप वो हाईएस्ट चीज अचीव कर सकें। ये आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए।
मैं भी सेम की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई हैव फेल्ड इन इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुदरत एग्जाम लेती रहती। कई बार हम इजी एग्जाम में पास हो जाते, मीडियम में भी पास हो जाते, पर जो टफ एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाते। तो टफ एग्जाम में फेल हो जाते, कोई बात नहीं। मायने ये ज्यादा रखता है कि हम दोबारा उठ के चल पाए या नहीं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम फेल कम से कम करें, क्योंकि अगर हम फेल करते हैं तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे जो ईस्ट के 4 रिलीजन्स है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन्होंने इस बात का जो बताया है कि जब हम मरते हैं तब हमारा जो हमारी रूह होती है वो किसी और शरीर में जाके पैदा होती है, कि वो फिर से अपना सफर शुरुआत करती है। फिर से जब तक हम अपना अल्टीमेट ट्रुथ को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम इस साइकिल में घूमते ही रहते हैं। तो जर्नी हमने जहां से शुरू करी थी, फिर से वहां पे आना पड़ता है। तो एक फिर से उसी लूप में घूमते रहना, उससे छुटकारा पाने के लिए ही प्रेरित किया हमको, राइट, अच्छे लोगों ने, महापुरुषों ने। तो इसीलिए जब हम नेचर हमारा एग्जाम लेती है, तो अगर टफ एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं तो ये ऐसा ही होता है कि हमने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और फिर से गिर गए। तो कितनी बार गिरोगे? ठीक है, गिर के आप, जरूरी है कि उठ के चलना शुरू करो, बट इस बात का ध्यान रखना कि आप गिरते रहे तो ऊपर कब पहुंचोगे। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि कम से कम गिरे, जितना हो सके ना ही गिरे तो बेहतर। हाँ, अगर गिर गए तो फिर उठ के चलना जरूरी है, पर अगर गिरते रहे, क्यों गिर रहे हैं? क्यों उसी जाल में हम फंसे हुए? क्यों? मुझे नहीं पता कि हम मर के दोबारा पैदा होते हैं कि नहीं, हम उसी जाल में फंसे रहते हैं कि नहीं, बट अगर उसको हम एक एनालॉजी की तरह भी लें, एक एग्जाम्पल की तरह भी लें, तो देन इट्स इनफ इस बात को समझाने के लिए कि हम अपनी जिंदगी में वो ही चक्कर में फंसे रहते हैं, उसी चक्कर में चलते रहते हैं। नेचर गिराती है, फिर से चलते रहते, फिर से उठते हैं, पर कितनी बार गिरेंगे? और अगर गिरते रहेंगे तो ऊपर कब पहुंचेंगे? ये जरूरी है कि हम ना ही गिरे तो अच्छा है, और अगर गिर रहे तो कम से कम गिरे। जो नहीं गिर रहा वो जल्दी ऊपर पहुंचेगा। इस बात का भी हमको एहसास होना चाहिए कि अपने आप को सिर्फ ये रिलैक्सेशन देते रहना कि कोई बात नहीं, अगर मैं गिर गया तो उठ ही जाऊंगा। ये आप अपने साथ और ओवरऑल जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हो। अपने आप सबसे पहला अन्याय तो अपने साथ ही कर रहे हो। तो इस अन्याय से, इस जुल्म से अपने आप को आप जितना बचा सको बेहतर है। कितनी बार गिरोगे और कितनी बार उठोगे और फिर कब पहुंचोगे किसको पता। तो बेहतर है कि आप अपने रास्ते पे जितना हो सके सही रास्ते पे रहें, और जब भी कुदरत नेचर आपका एग्जाम ले तो आपके चैलेंजेस जितने मर्जी आए, अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए, स्ट्रेंथ इतनी लाइए कि आप उसमें पास हो। वो ही बेटर होता है। तो आई थिंक कि आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फिर से किसी अच्छे टॉपिक पे जब मेरा मन करेगा वी विल डिस्कस इट। थैंक यू वेरी मच।